फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और हमारा ये चैप्टर लगभग 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उसको हम देख लेते हैं ताकि हमारा इस चैप्टर में से कुछ भी ना छूटे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए, रिवाइज़ भी हमारा हो जाएगा क्योंकि हमने जो जो पढ़ा है वो हमारे रिवीजन की दृष्टि से भी सही है। देखिए, कला के कितने भेद होते हैं जो हमने पढ़ा है कि 6 भेद होते हैं। कौन कौन से थे वो? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके सीरियल्स जरूर याद कर लीजिएगा। सीरियल्स पूछ लेता है कभी कभी कि लावण्य योजना कौन से नंबर पर आता है, ठीक है, सादृश्य कौन से नंबर पर आता है। तो देखिए, जो हमने पढ़ा था रूप भेद, जो हमें सामने से दिखता है यानी कि चक्षु यानी आँख हो गया, और आत्मा द्वारा रूप का सही पहचान होता है। उसके बाद आ गया कि रूप भेद के द्वारा क्या प्रकट होता है? आकृति में भिन्नता और दृष्टि का ज्ञान होता है। वस्तु का व्यवहार प्रकट करता है प्रमाण, यानी कि प्रमाण से हमें पता चलता है कि कितना बड़ा है वस्तु या कितना छोटा है, या उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक, संयोजन के सिद्धांत के अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान क्या कराता है? प्रमाण करता है। प्रमाण से आप वस्तु का सही अनुपात जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बनाए हैं? 5। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। मानव हो गया, भयानक हो गया, राक्षस, कुमार, बालक। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका थोड़ा सा नाप जरूर आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी आ जाता है कि कुमार के नाप बताइए। ये नाप सिर्फ इतना ही होता है कि जिससे आप पता कर सके कि आपका जो चित्र है उसमें सर आपका कितना होना चाहिए। और इसमें ज़रूरी नहीं कि अगर हमने बोल दिया है कि 12 उंगल यानी कि 1 ताल हो या 5 ताल हो तो आप 5 ताल पूरा का पूरा बनाएं। ये सिर्फ एक माप के लिए है ताकि आपको पता रहे कि हाँ, अगर हमारा सर इतना बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हाथ कितने बड़े होने चाहिए, पैर कितने बड़े होने चाहिए। इसीलिए उसमें जो है सबका अलग अलग दिए। अब जैसे राक्षस का सर बड़ा होता है क्योंकि उसके बाल वगैरह सब बिखरे रहते हैं। कुमार जो होता है वो छोटा होता है थोड़ा सा, तो उसकी अलग बॉडी स्ट्रक्चर होती है। बालक को हम बिल्कुल ही अलग तरह से बनाते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे प्रमाण को निर्धारित में ताल इकाई क्या है? एक सिर है। ठीक है, सिर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। केश यानी कि बाल, फिर ललाट यानी माथा, नासिक मतलब होता है नाक, और ओष्ठ मतलब होता है क्या? होंठ। ठीक है, एवं चुंबक, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो ये हमारे 4 भागों में किसके? हमारे सर को सिर के जो है उसके पार्ट से ये। तो भाव कला में क्या देखते हैं? अभिव्यक्ति। हम कला में क्या देखते हैं? भाव में अभिव्यक्ति देखते हैं। आकृति को मनोभाव, स्वभाव और व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। भावों को घनिष्ठ संबंध किससे है? रस से है। और रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 रस होते हैं। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। उसके बाद हो गया, ये जरूरी नहीं है, संचारी भाव। हाँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि संचारी भाव के बारे में देख लीजिएगा। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। इसके पूरे याद नहीं करना है कि कौन कौन से भाव होते हैं, बस 33 याद रखिएगा। लावण्य योजना, ये मैंने बताया था, रूप की सौंदर्यता या बाह्य सौंदर्यता। अगर कहीं पे बाह्य सौंदर्यता भी आएगा तब भी वही चीज़ है। लावण्य योजना के द्वारा क्या प्रकट होती है? सुंदरता प्रकट होती है। सादृश्य मतलब क्या होता है? देखे हुए रूप के समान आकृति। अब आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? सादृश्य। दृश्य, ध्यान दीजिएगा, आकृति की समानता वो सादृश्य ही प्रकट करेगी। विभिन्न प्रकार के रंगों के मिश्रण का क्या कहलाता है? वर्णिका भंग कहलाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अब देखिए फ्रेंड्स, रस में कभी कभी ये ज़रूर पूछ लेता है कि इसका रंग कौन सा है और या फिर भाव कौन सा है। तो याद होना चाहिए आपको, जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार हम कब करते हैं? जब हम थोड़े से खुश होते हैं, ठीक है, प्रेम में जो होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? भाव क्या रहता है? रति का भाव रहता है। और वर्ण कौन सा होता है? काला या श्याम। हाथ से मतलब होता है हंसी, यानी कि जो हंसी वाला है उसका रंग कौन सा होता है? श्वेत। ठीक, करुण मतलब क्या होता है? शोक। बोलते हैं ना बहुत ही करुणा में है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? शोक। वीर का क्या हो गया? उत्साह। जो वीर का कुछ काम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उत्साह। जो हमारे वीर लोग लड़ाई लड़े थे तो जिससे हमें आज़ादी मिली थी तो हमें क्या उत्साह हुआ था। रौद्र मतलब क्या होता है? क्रोध। और इसका क्या होता है? लाल रंग। बोलते हैं ना गुस्से से लाल चेहरा जो है वो लाल हो गया है, तो रौद्र मतलब क्रोध और रंग होता है लाल। भयानक मतलब होता है भय। ठीक है, अब भय क्या होता है? हमेशा काला ही होता है।
ठीक है। विभत्स यानी कि हो गया जिगुप्सा या फिर घृणा, नीले रंग का होता है। अद्भुत ये नहीं पूछेगा, शांत का भी नहीं पूछेगा, नॉर्मली श्रृंगार का पूछता है, करुणा का पूछता है, वीर का और रौद्र, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चार। अब आगे कला के तत्व के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था, हम एक बार इसको रिवाइज कर रही हैं, फिर जो हमारा छूटा है वो भी हमारा इसमें पूरा आ जाएगा। तो कला के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? 6 हमने पढ़ा था अभी। कला के मुख्य तत्वों में कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ठीक, कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सी है? रेखा है, यानी कि सबसे पुराना क्या है? तो रेखा है, और हमारा भारत जो है वो रेखा प्रधान ही है। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी वगैरह रहती है वो रेखा ही कहलाती है। रेखा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सरल रेखा होगी या फिर वक्र रेखा होगी, यानी कि सीधी रेखा होगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। ठीक, कुछ बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव क्या कहते हैं? अनुभूति रेखा कहते हैं। कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली रेखा जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती है। अब देखिए, जैसे एक ही रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा हमने ये खींच दिया है, ये दोनों समांतर रेखा होंगी जो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती वो क्या हो गई? समांतर रेखा, यानी कि समान अंतर में जो रेखा होती है। एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली दो रेखा जो एक स्थान पर आके मिलती है, यानी कि जो ऐसे करके मिले या फिर ऐसे करके, तो ये यहाँ पे मिल गई हमारी रेखा, उसको क्या बोलते हैं? असमांतर रेखा। उसके बाद क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। जाहिर सी बात है, क्षितिज है तो क्षैतिज तो होगा ही। अब देखिए, क्षैतिज रेखा के क्या भाव प्रकट करती है? विश्राम, स्थिरता, मौन, संतुलन। और लंबवत जो लंबी रेखा रहती है वो क्या क्या प्रकट करती है? देखिए, आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व और शाश्वत। कोणीय रेखा के बारे में भी हमने देखा था, जो कि संघर्ष, आघात। ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू है, मतलब जो बोलते हैं रिवीजन टाइप का है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी हम पढ़ा ही चुके हैं। कर्णवत रेखा क्या है? व्याकुलता, नाटकीयता। जो कर्णवत रेखा है तो ऐसे कोनी टाइप की होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक, उत्तेजना, बेचैनी का। उसके बाद एक स्थान से विभिन्न दिशाओं के ऊपर निकलती एक पूंजी, यानी कि एक ही से यहाँ 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 सब जगह निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक पूंजी रेखा। एक पूंजी रेखाएं क्या प्रकट करती है? एकता, यानी कि एक साथ है पूरी की पूरी। ठीक है, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, ये सब वही है, सेम है, स्वदेश प्रेम वगैरह नहीं। इसमें अगर पूछ लेगा तो ये पूछेगा एकता, शक्ति, अभिलाषा, शोभा, ये चारों में से ही पूछेगा। जो चीज़ें ज़्यादा फेमस होती है, देखिए फ्रेंड्स, उसी के बारे में पूछा जाता है। जो चीज़ें मतलब दूसरे में भी वही चीज़ें होती है, जैसे अगर हम देखेंगे स्वदेश प्रेम इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि एक मुझे स्वदेश प्रेम के लिए हमें बाकी चीज़ें भी, बाकियों में भी चीज़ों में होता है स्वदेश प्रेम, तो इसीलिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा सा अलग है, वही चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ गया वर्तुल या चक्राकार, यानी कि चक्राकार मतलब ऐसे 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 करके चक्राकार जो होती है, तो वो क्या? संघर्ष, भ्रम, उत्तेजना, गति एवं शक्ति प्रकट करती है। प्रवाही रेखा क्या प्रकट करती है? गति, लावण्य तथा माधुर्य को। ठीक, प्रवाही रेखा मतलब जो ये ऐसे ऐसे रेखा जाती है उसे प्रवाही रेखा कहते हैं। विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? संधि रेखा। यानी कि सपोज ये है, ठीक है, ये हमारी एक जगह जहाँ पर मिली है उसको क्या बोलेंगे? संधि रेखा कहेंगे। ठीक है, रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? तो पूर्वी कलाओं में, यानी कि जो रेखा का महत्व है वो कहाँ दिखाई देता है? पूर्वी कलाओं में। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कैसी होती है? कठोर होती है, यानी कि यंत्र से कोई भी हम रेखा खींचेंगे तो वो थोड़ी सी कठोर ही होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, एक ही माप को दो रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बना रही हो, एक अंदर की ओर कोण बना रही हो, तो कौन सी रेखा लंबी प्रतीत होगी? बाहर की ओर कोण वाली। ठीक, यानी कि एक ही माप की दो रेखाओं में से, ठीक है, यानी कि सपोज हमने दो रेखा ले ली है, ये ले ली है, ये ले ली। ठीक है, अब देखिए क्या बोले, यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की ओर कोण बनाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने रेखा ले ली है, ठीक है, ये कोण बना रही है, ठीक है, ये हमारी, तो क्या बोला है? अंदर की ओर कोण बनाए, तो कौन सी रेखा लंबी प्रतीत होगी? ठीक है, बाहर की ओर कोण बनाने वाली, यानी ये वाली रेखा आपकी जो है लंबी प्रतीत होगी, ये जो है आपकी रेखा कम प्रतीत होगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम ये ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, सपोज हम 120 डिग्री का बनाते हैं, तो हमारी ये वाली रेखा ना जो बाहर की ओर गई है, जो ये वाली रेखा, ये तो हमारी छोटी रेखा दिखेगी, भले ये सेम साइज़ की हो, लेकिन ये वाली रेखा आपको लंबी दिखेगी।
ठीक। एक ही माप की दो आयत बनाती हैं, परंतु एक को लंबवत रेखा और दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटते हैं, तो कौन सा आयत लंबा प्रतीत होगा? तो लंबवत वाला, जाहिर सी बात है। लंबवत मतलब जो लंबा वाला, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था लंबा वाला ही। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। रूप में कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, समांतरिक असमांतरिक। ठीक है। वर्गों वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, नोट्स में आप लिख लीजिएगा जरूर कि वर्ण की उत्पत्ति जो है वो प्रकाश से होती है। किस वैज्ञानिक ने कब बताया था कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? तो ध्यान दीजिएगा 1670 में आइजैक न्यूटन ने। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के विकीर्ण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होती है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती है। इससे कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ये डेफिनेशन इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए डेफिनेशन बताई गई है। वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं? 3 हो गया। रंगत मान और संघनक मान को ह्यू भी बोलते हैं। ठीक है। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। रंगत क्या होती है? जैसे हल्का या गहरापन को क्या बोलते हैं? ये रंगत हो गया लालपन, हरापन आदि को रंगत बोलते हैं। ठीक है। और रंगत को ही क्या बोलते हैं? हम ह्यू बोलते हैं। रंग की शुद्धता जो है वो सघनता होती है। ठीक है। जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं? मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य वर्ण ये पूछ लेता है, द्वितीयक वर्ण पूछ लेता है, तृतीयक वर्ण पूछ लेता है। तो ध्यान रहे कि हमारा मुख्य रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला या लाल, नीला, पीला, जो भी आप याद करें। मनोवैज्ञानिक आधार पर 4 होते हैं, लाल, पीला, नीला तो होता है, उसके साथ हरा भी मिक्स हो जाता है। ठीक है। पदार्थ का मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला। ठीक। प्रकाश में सबसे अधिक रंग, ठीक है, अधिक रंग होता है किसमें? प्रकाश में सबसे ज़्यादा पीले रंग का होता है। इसलिए देखिए जब आप सूरज देखेंगे तो सूरज आपको हल्का हल्का पीला दिखेगा। सफ़ेद को हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सफ़ेद सबके साथ मिक्स हो जाता है। प्रिज्म जब आप देखेंगे तो उसमें देखिए जो होती है ना, लाइट्स की वाइब्रेशंस होती है। ठीक है। कुछ लंबी होती है तरंगे, कुछ छोटी तरंगे होती हैं। तो लंबी वाली जो होती है हमें ज़्यादा दिखती है, छोटी वाली हमें कम दिखती है। ठीक है। किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? तो लाल रंग की कंपन गति क्या होती है? सबसे कम होती है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? देखिए कंपन गति कम होती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। कंपन गति कम होती है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसीलिए लाल रंग हमें एकदम दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। तबकि देखिए जिसकी जो होती है, जो छोटी लंबाई होती है, उसकी देखिए हमें कम दिखती है कलर। ठीक है। उसके बाद अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित कहते हैं अग्रगामी, यानी कि जो सबसे पहले आगे आता है, तो वो रंग जो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है। ठीक। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है तो वो हो गया हमारा अग्रगामी। अब देखिए अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल, यानी कि सबसे पहले हमें लाल ही दिखता है। अगर हम प्रिज्म में देखेंगे तो रेड कलर जो है हमें ज़्यादा खिल कर दिखाई देता है। ठीक है। ऊष्मा वर्ण क्या कहलाता है? अग्रगामी वर्ण जो है ऊष्मा वर्ण कहलाता है। शीतल वर्ण कौन से होते हैं? जो पृष्ठगामी, जो यानी कि जो पीछे आते हैं, यानी कि इनकी जो है लेंथ जो है वो काफ़ी कम रहती है। ठीक। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? 5 हैं। ये पूछा तो नहीं है, आज तक तो कभी नहीं पूछा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अलावा में कितने रंग दिखाई देते हैं, ये सब तो नहीं पूछा है। न्यूटन के अनुसार भी प्रकाश के रंग थे। सिर्फ इतना याद लीजिएगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कितने रंग होते हैं? तो 5, इतना याद कर लीजिएगा। विष्णु जी के 5 हाथ होते हैं, 5 तो नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, 5 ही मान के चलते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है। अब न्यूटन की कितने होते हैं? 7 रंग का उन्होंने दिया है कि प्रकाश में 7 रंगतें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा न्यूटन जो है वो प्रिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो प्रिज्म में कितने रंग दिखते हैं? हमें 7 रंग दिखते हैं। जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी कितने रंग दिखते हैं? 7 रंग दिखते हैं। ये पूरा देखिए 7 रंगों का है। ठीक है। जो हमारे इंद्रधनुष में दिखता है या फिर जो हमारे प्रिज्म में दिखता है। प्रिज्म मतलब क्या होता है? कोई एक शीशे का रहता है, त्रिकोण टाइप का रहता है, जिससे हम सूरज को जब हम हम किसी भी रोशनी को देखते हैं, आप उसको छोड़ो, आप
आप कभी स्केल लीजिएगा, स्केल से जो है लाइट को देखिएगा, लाइट में भी सेम वही 7 रंग ये वाले आपको दिखेंगे। तो इसमें कभी नोटिस करिएगा कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा दिख रहा है, कौन सा कलर आपको कम दिख रहा है। 7 कलर तो आपको पता है, लेकिन इसमें देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जिसकी जो है जिसकी लंबाई जो है तरंग लंबाई ज़्यादा होगी तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब देखते हैं हम कि मुख्य रंगतों के मिलने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग मतलब हमारे पास जैसे लाल, पीला, नीला 3 कलर है। अब लाल को पीला से मिलाएंगे, ठीक है, तो हमें जो है वो कौन सा, ये देखिए नीला, लाल को हम नीले से मिलाएं या फिर लाल को हम पीला से मिलाएं या फिर पीला को हम नीला से मिलाएं, यानी कि हम ये तीनों कलर से जो हम मिलाएंगे तो हमारा द्वितीयक रंग बनेगा। तो अब देखिएगा द्वितीयक रंग कौन से हैं, तो बैंगनी, नारंगी और हरा है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा ये नारंगी कहाँ से, लाल और पीला, यानी कि लाल अगर हम लाल को अगर हम पीला के साथ मिलाएंगे तो हमारा कौन सा बनेगा, नारंगी बनेगा, ठीक है। अगर हम लाल को नीले के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बैंगनी बनेगा, ठीक है। और पीले को अगर नीला से मिलाएंगे तो हमारा कौन सा रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन सी है, लाल, हरा, बैंगनी है, ठीक है। प्रकाश, ध्यान दीजिएगा प्रकाश, ठीक है। इसके बाद किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, बैंगनी। ध्यान दीजिएगा कंपन गति और लंबाई, ठीक, तरंग लंबाई और कंपन गति बिल्कुल ही अपोजिट होता है, ठीक है। जिसकी कंपन गति सबसे अधिक होगी तो उनकी तरंग लंबाई कम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी तो वो कंपन गति में ही पूरी लंबाई उनकी चली जाती है ना, तो फिर लंबाई कहाँ से ज़्यादा हो पाएगी। आप देखिए अगर एक स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग देखिए आपकी कितनी छोटी सी दिखेगी और जब उसी को सीधा करेंगे तो कितनी लंबी दिखती है। तो ध्यान दीजिएगा जिनकी तरंग लंबाई जिनकी कंपन गति ज़्यादा है तो उनकी लंबाई सबसे कम होगी। तो देखिए जैसे ये बैंगनी की ये क्या है, कंपन गति अधिक है, इसीलिए इसकी लंबाई जो है वो सबसे कम है। लाल की कंपन गति जो है वो सबसे कम है, लेकिन इसीलिए उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक। तो इतना भी याद रखिएगा कि जो ऊष्म रंग है यानी जो गर्म रंग है, ठीक, गर्म रंग कौन से होगा, हमारा लाल हो गया, पीला हो गया, ठीक है। तो उनकी क्या है, आपकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, इसीलिए वो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं। और जिनकी कंपन गति जो है वो कम, जैसे नारंगी हो गया, बैंगनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ये सब क्या है, इनकी कंपन गति ज़्यादा है, इसीलिए क्या है कि इनकी लंबाई कम रहेगी। और ये इसीलिए ठंडे रंग, क्यों, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं, ये दिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इनकी तरंग लंबाई जो है वो काफ़ी कम रहती है, इसीलिए इनको ठंडे रंग कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इसको, लाल तथा बैंगनी रंगों के आगे की किरण प्राप्त होती है, ठीक है। लाल से आगे इंफ्रारेड तथा बैंगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेड, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते हैं, ठीक। हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीके के तौर पे याद कर लीजिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो लाल के आगे कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है, और बैंगनी के आगे अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हमें नहीं दिखाई देती है लेकिन इसमें होती है, ठीक है। वे द्वितीयक रंगों से मिलते हैं जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं, तृतीयक रंग, यानी कि जो हमारे द्वितीयक रंग थे, द्वितीयक रंग हमारे कौन से थे, नारंगी थे, ठीक है, बैंगनी और हरा। अब इनको मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है हमें क्या होता है, तृतीयक रंग, यानी कि हमारे द्वितीयक रंग थे, हमने उनको मिलाया तो हमें तृतीयक रंग मिले। तो तृतीयक रंग कौन से हो गए, बैंगनी, नारंगी से क्या बन जाता है, रेसेट, बैंगनी और हरा से मिलके ऑलिव, हरा और नारंगी से मिलके, ये तीनों आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं पूछने के, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा ये वाला। उसके बाद वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंग नियोजन को क्या कहते हैं, समीपवर्ती रंग। उसके बाद समीपवर्ती वर्ण कौन से होते हैं, पीला, नीला, नारंगी, मतलब ये ओस्टवाल्ड ने एक चक्र बनाया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे रंगों के लिए एक मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वो बता देती हूँ, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड जो थे वो जर्मनी के थे, ठीक है, और उन्होंने 8 रंगतों का जो है एक चक्र बनाया था, ऐसे ये और ये, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे जो रंग रहेगा, यहाँ इसका क्या हो गया, ये विरोधी रंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम रेड बोल दिए तो रेड का विरोधी रंग कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है,
ठीक है। और उसमें से 4 जो है प्रकार के प्रमुख रंग माने गए थे, पीला, लाल, नीला, हरा। ठीक है, कौन से? पीला, लाल, नीला, हरा। ठीक है, जिसके अप्रधान रंग नारंगी, उसके बाद हो गया नीलमणि, विभात, हरा, बैंगनी को माना जाता है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, बस इतना याद करिएगा। ओस्ट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो है कितने माने गए थे रंग? 8 रंग माने गए थे। ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है। उन्हीं ने ही ये बताया था कि प्राइमरी रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं। ये सारा का सारा चीज़ किसने बताया था? हमारे ओस्टवाल्ड ने बताया था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि 2018 में, नहीं 2018 नहीं, 2020 का हुआ था पेपर, 2021 में पेपर हुआ था। उसमें पूछ लिया था कि लाल रंग में ही पूछ लिया था कि लाल रंग का एक बता दिया था उन्होंने। ठीक है, मेरे ख्याल से स्कारलेट रेड था या कुछ ऐसा था, तो उसमें पूछ लिया था कि ये कौन सा लाल है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि पीले रंग का प्रकार कौन सा है, नीले रंग का प्रकार का है। तो ये ख़त्म हो जाए तो मैं आपको उसका भी बता दूंगी कि कौन कौन सा है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग क्या कहलाते हैं? हमारे विरोधी रंग कहलाते हैं। हरा, नारंगी, नीला का विरोधी रंग कौन सा हो गया? हरा का विरोधी रंग लाल हो गया, नारंगी का विरोधी रंग बैंगनी हो गया और नीले का विरोधी रंग पीला हो गया। ठीक, तो अब इतना आप याद रखिएगा। आप चाहे तो ऐसे एक चक्र बना करके रख लीजिए, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिए रेड का हो गया ये हमारा ग्रीन। ठीक, उसके बाद हो गया हमारे पास नारंगी, तो यहाँ पे नारंगी के साथ आप जो है बैंगनी बना लीजिएगा, नीले का विरोधी रंग पीला बना लीजिएगा। इस तरह से आप बना लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। एक रंग को कुछ देर तक देखने पर कौन से रंगों की अनुभूति होती है? उसी रंग के विरोधी रंग, यानी कि एक रंग को अगर हम काफ़ी देर तक देखेंगे तो हमें विरोधी रंग जो है वो दिखने लगेगा। जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी पीला रंग आपको दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रंग की सघनता किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से। ठीक है, जैसे कि अगर हम रेड, ठीक है, रेड को अगर हम चित्र बना रहे हैं, अगर हमें लाइट रेड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें येलो जो है बहुत ही हल्का सा येलो मिला देंगे। जब हम येलो मिला देंगे तो देखिएगा उसका जो सघनता है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा मतलब रेड का ही डिफरेंट शेड मिलने शुरू हो जाएंगे। तटस्थ रंग कौन से हो गए? काला, सफ़ेद, ग्रे। ठीक है, नॉर्मली काला जो होता है, अगर हमें सघनता को ज़्यादा करना होता है तो काला सघनता को कम करना होता है। यानी कि देखिए अगर लाल है तो लालपन को अगर हमें ज़्यादा बनाना है तो उसमें हम हल्का सा काला मिला देंगे तो ज़्यादा डार्क रेड हो जाएगा। अगर उसी को हमें लाइट रेड में बनाना है तो हम वाइट मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लाइट रेड। तो तटस्थ रंग जो है हमारा काला, सफ़ेद या और ग्रे कलर का होता है। ठीक, उसके बाद अक्षय पटल पर पार्श्व में कौन सी 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती है? तो रोड्स और कोन्स। ये आँखों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अक्षय पटल मतलब जो हमारी आईज है उसमें काले और सफ़ेद। ठीक है, दृष्टि अनुभूति कौन से तंतु ग्रंथि से होती है? तो रोड्स के द्वारा होती है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। शिल्प रत्न में विष्णु पुराण, ठीक, में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा गया है? तो सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा गया है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे पर छन कर निकलती है तो क्रमशः कौन से रंग बदलती है? ये वेबगौर का जो होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो वही सेम रहता है लेकिन उसको इतना घुमा करके पूछ लेता है कि आपको लगता है कि नहीं यार पढ़ाया ही नहीं गया। तो उसको पहले एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार उसी को करिए और फिर उसको रिलेट करिए कि हाँ यार किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे इसमें देखिए क्या दे दिया है? सौर रंग सिद्धांत। सौर मतलब क्या होता है? सौर मतलब आपको पता है कि जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है? ये सूरज। ठीक है, तो सूरज के रंग का सिद्धांत अगर हम देखेंगे, ठीक है, यानी कि सूरज की किरणें, ठीक है, कोणाकार शीशे, यानी कि शीशे में जब हम देखते हैं तो क्या होता है? हमें जो हमारा इंद्रधनुष का रंग होता है वही हमारा रंग यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो श्वेत श्याम वर्णों के चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता कहते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। शीत वर्ण जो है वो हरा और नीला कहलाता है। गर्म रंग जो है हमारा लाल पीला कहलाता है।
देखिए, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने के से वह कैसे दिखती है? काली दिखती है, यानी कि जो हमारी परछाई है, ठीक है। परछाई क्या होती है? जो वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती है, तो हमारी परछाई कैसे दिखती है? हमेशा काली दिखती है। उष्टवर्ण आदर्श वृत्त में कितने रंगते हैं? 24, ठीक है। अब देखिए, जो आदर्श वृत्त है उसमें 24 रंग है, लेकिन उष्टवर्ण ने जो वृत्त बनाया था उसमें कितने आते हैं? 8। आदर्श वृत्त और वृत्त, ध्यान दीजिए, आदर्श वृत्त में कितने आते हैं? 24 आते हैं। उष्टवर्ण ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया था? रंग चक्र जो है, ठीक है, रंग चक्र जो है वो 8 रंगों का प्रस्तुत किया था, जिसमें 4 प्रधान रंग थे और 4 रंगत चक्र थे। किस रंग को मिलाने से ताम या मान बढ़ता है? तो सफ़ेद रंग मिलाने से, ठीक है। किस रंग के मिलाने से मान घटता है? तो काला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो ज़्यादा चमकीला होगा तो सफ़ेद हम मिला देंगे, अगर हमें डल करना है तो हम काला मिला देंगे। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में होता है। कौन सा रंग प्रेम को प्रकट करता है? ऑब्वियसली बात है, लाल, क्योंकि वैलेंटाइन डे में हर कोई लाल फूल देता है, यानी कि वो प्रेम को प्रकट करता है। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? तो पीला रंग। ध्यान दीजिएगा, जब बुद्ध को जब उनको शिक्षा मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनके जो है सर के पीछे येलो कलर का पूरा बन गया था, ठीक है, तो वो क्या होता है? तेज प्रकट करता है, ठीक। तो आप रिलेट करके पढ़िए, ठीक। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? तो नीला रंग। जो हमारे झंडे में नीला रंग है, देखिए कि भले वो नेवी ब्लू है लेकिन फिर भी नीला रंग है, तो वो क्या है? शीतलता प्रकट करता है। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? जाहिर सी बात है, हरा। हरा मतलब होता है हरियाली। खेती अगर आपकी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो समृद्धि होगी, अब हमारे देश की समृद्धि होगी। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी रंग। सफ़ेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। सफ़ेद ऑब्वियस सी बात है, हमारे फ्लैग में भी सफ़ेद रंग जो है वो शांति का ही प्रतीक है। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई, यानी कि बोलते हैं ना, इसका मन ही एकदम काला है, तो क्या होता है? शोक होता है, ठीक। काला व सफ़ेद रंग क्या कहलाता है? तो तटस्थ रंग कहलाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, छाया प्रकाश और मध्यम प्रकाश। धरातल के गुण क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। चित्र की बनावट दर्शाता है पोत। धरातल की बनावट अनुभूति का बयान क्या होता है? पोत होता है। प्रकृति निर्मित वस्तु के धरातलीय गुण को क्या कहते हैं? स्वतः प्राप्त पोत कहते हैं, ठीक। धरातल की बनावट को छूने वाली जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्पर्श ज्ञान, यानी कि जो छू करके पता चलता है। पोत के कितने प्रकार होते हैं? 3। प्राप्त, काल्पनिक या अनुपेत या सूची। देखिए, चित्रों की दूरी प्रदर्शित करती है अंतराल। द्वियामी चित्र, ठीक। चित्र भूमि कलाकार के कार्य क्षेत्र के क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। अंतराल मतलब जो हमारे धरातल रहती है जिसमें हम द्वियामी चित्र बनाते हैं, वह क्षेत्र ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो हमारा धरातल या अंतराल होता है, ठीक है, वो द्वियामी ही होगा, लेकिन हम चित्र जो है उसमें हम 3D 4D जितने डी हो सकता है उतना बना सकते हैं। वह चित्र जहाँ चित्रकार ने अपना कार्य आरंभ नहीं किया है वो क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल, यानी कि अक्षत मतलब जहाँ पे कोई काम ना किया गया हो। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन, स्थान निरूपण के नाम से, ठीक है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? तो समरंगन सूत्रधार में। ये इतना ज़्यादा तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बस माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा। किस ग्रंथ के अंतराल स्थान के नाम पर जाना जाता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। किस ग्रंथ में अंतराल के स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? अब ध्यान दीजिए कि हर एक में देखिए ये अंतराल के बारे में पूछते हैं। अंतराल के भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है तो सम्रांगण में जाना जाता है। अंतराल के स्थान को स्थान के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहाँ पर स्थान लिखा होगा तो वो किस में होगा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही अंतराल को स्थान बोला जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन बोला जाता है। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण, अंतराल को क्या कहा जाता है? स्थान निरूपण। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव है? तो 3 है, ठीक है। ऊर्ध्व, क्षैतिज या कर्णवत, ठीक है। किस तरह की आप रेखा खींच सकते हैं? तो 3 तरह की नॉर्मली आप खींच सकते हैं। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या होता है? प्रमुख रूप से युक्त अंतराल सक्रिय व शेष अंतराल सहायक अंतराल होते हैं, ठीक है। धरातल व अंतराल में क्या अंतर है? कोई स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र हो सकता है। यानी कि धरातल क्या होगा? जो मतलब
किसी भी स्थान पर जो चित्र जो है हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अंतराल होगा जहाँ पर कलाकार का कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पर जैसे सपोज अगर ये टेबल है, ठीक है, तो टेबल क्या हो गया, हमारा पूरा धरातल है, लेकिन ये बुक हमारा क्या हो गया, इसमें अंतराल होगा क्योंकि मैं बुक में ही काम कर रही हूँ पूरा, ठीक। तो स्वर्णिम विभाजन पद्धति के सिद्धांत किसने दिया था, प्राचीन ग्रीक वासियों ने दिया था, ठीक है। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार अंगतों को क्या कहते हैं, टिंट। ये क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था, तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, क्वाइट पॉसिबल हो सकता आ ही जाए, ठीक। उसके बाद स्वतंत्र रेखन पद्धति किस महान कलाकार शैली की प्रतिनिधित्व करता है, तो कैंडिस के, ठीक। अब इसमें जो है हमारा चित्र संयोजन के सिद्धांत बचा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवाइज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमारा 1-2 पॉइंट्स और हैं इसमें, तो बस उसके बारे में हम रिवाइज़ कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारी प्राचीन कला से शुरुआत होगी। तो प्राचीन कला का पूरा देखेंगे उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके पास जो है 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस फिर आपके जो समकालीन चित्रकार वगैरह हैं वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको हम बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे जहाँ से हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपको मैं बताई थी कि जो इम्पॉर्टेंट है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज़ कर लीजिएगा, बाकी जो ये सब चीज़ें हैं इसको भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो हर बार पूछा गया है वो इस बार भी पूछा जाए। अगर हर बार वही पूछा गया है, इस बार भी वही पूछा जाएगा, तो मेरिट कैसे बनेगी, ठीक। तो हमें वो चीज़ें भी याद करनी, लेकिन हाँ, जो चीज़ें सिर्फ फालतू की चीज़ें, हम उसके लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, जो कि हमें पता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं आएगी, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशंस के लिए दिया है, और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है उनके पास कि नहीं वो हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछते रहें कि ये क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मेन पॉइंट्स में आपको बता दे रही हूँ। तो आप उसको पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिए और रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।